आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। टाइटल में एनिमे एवोल्यूशन और थंबनेल में एनिमे इमेज देखकर ही क्लिक किया होगा, जिसका मतलब या तो आप एक एनिमे फैन है या फिर आप एनिमे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड है। और आप खुद को इंटरेस्ट रखने से रोक भी कैसे सकते हैं। ये एनिमे की दुनिया है ही ऐसी जहाँ इमोशंस को छू जाने वाली स्टोरी से लेकर गूज़बम्प्स देने वाले ऑसम सीन्स तक सब कुछ अवेलेबल है। स्पेस में बाउंटी हंटिंग के सफर से लेकर शिनिगामी रल्म से होते हुए सुपर सेंस के साथ बैटलफील्ड में खड़ा होना और ऊंची लहरों के बीच पायरेट एडवेंचर्स के सफर पर उतरना, ये सब वो चीजें हैं जो बहुत से एनिमे फैंस अपने फेवरेट एनिमे सीरीज को देखते वक्त फील करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि कौन सा एनिमे कब आया और उसे किसने बनाया, लेकिन आज की वीडियो में हम लोग किसी एक स्पेसिफिक एनिमे के बारे में बात करने के बजाय पूरी की पूरी एनिमे इंडस्ट्री के बर्थ और एवोल्यूशन को देखेंगे। हम देखेंगे कि आखिर दुनिया भर में पॉपुलर ये एनिमेज बने कैसे और किस तरह से ये एक देश की बाउंड्री से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। कभी कभी ऐसा होता है कि वीडियो को देखते वक्त कुछ बातें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोग इस वीडियो को और भी अच्छे तरीके से समझ सकें। जिनमें से पार्ट नंबर 1 में हम लोग जापानीज एनिमे के स्टार्टिंग डेज और बर्थ के बारे में बात करेंगे, वहीं पार्ट नंबर 2 में हम जापानीज एनिमे के जापान से निकलकर वर्ल्ड मार्केट डोमिनेशन को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द पार्ट नंबर 1 और इसमें हम जापानीज एनिमे की स्टार्ट के बारे में बात करेंगे। वैसे तो जापान में मांगा कल्चर और कलरफुल एंटरटेनमेंट बहुत पहले से था। फॉर एग्जाम्पल 1917 में नाकामुरा गटाना, जो कि 2 मिनट लॉन्ग शॉर्ट एंड म्यूट एनिमेटेड फिल्म है, वो सबसे शुरुआती जापानीज एनिमेशंस में से एक थी। जिसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने इन एनिमेटेड फिल्म्स को पब्लिक कैंपेन और वॉर के बीच पब्लिक रिलेशंस बिल्ड करने में बहुत यूज किया। शुरुआती दिनों में जापानीज एनिमेशन को बनाने में दूसरे वेस्टर्न एनिमेशंस लाइक डिज्नी से ज्यादा कॉस्ट कंज्यूम होती थी और हाई कॉस्ट एंड अप्रोचिंग वॉर के साथ जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री और भी कई चीजों में स्ट्रगल करने लगी। और इन्हीं सब के बीच आया वर्ल्ड वॉर 2 का एरा, जहां जापानीज गवर्नमेंट ने अमेरिकन पॉलिटिक्स के अगेंस्ट अपनी एनिमेशन इंडस्ट्री को पूरी तरह से अपने प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स को बनाया। इन शॉर्ट फिल्म्स के अंदर क्यूट लुकिंग कैरेक्टर्स के साथ बहुत से प्रोपेगेंडा मैसेजेस और सिंबल्स होते थे। और इसी सब के बीच 1940s में जापान ने अपनी एक फुल स्केल एनिमेटेड मूवी बनाई जिसका नाम था मोमोटारो सी ईगल। मोमोटारो सी ईगल जापान की शुरुआती प्रोपेगेंडा फिल्म्स में से एक थी, जिसकी ड्यूरेशन थी अप्रॉक्स 37 मिनट्स। इस मूवी में जापानीज ट्रूप्स को एनिमल ह्यूमंस की तरह दिखाया गया था और दूसरे वेस्टर्न सोल्जर्स को थोड़े ज्यादा डेंजरस एनिमल्स की तरह दिखाया गया था। मोमोटारो सी ईगल के कैरेक्टर डिजाइन्स के बीच बहुत से वेस्टर्न रेसिज्म को दिखाने की भी कोशिश की गई थी। इस फिल्म के बाद जापान ने 1963 में अपना पहला एनिमेटेड टेलीविजन शो बनाया जिसका नाम था टेत्सुवन एटोमो, जिसे इंग्लिश में एस्ट्रो बॉय भी बोला जाता है। एस्ट्रो बॉय को क्रिएट किया था ओसामू टेजुका ने, जिन्हें आज भी जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री में गॉड ऑफ मांगा एंड फादर ऑफ एनिमे बोला जाता है। एस्ट्रो बॉय भी कहीं ना कहीं वॉर से ही रिलेटेड शो था, लेकिन इसमें नेगेटिव प्रोपेगेंडा की बजाय पोस्ट वॉर यानी वॉर के बाद चिल्ड्रंस के लिए बहुत से गुड बिहेवियर्स और मॉरल टीचिंग्स के साथ बहुत से अच्छे मैसेज दिए गए थे। आगे जाके ओसामू टेजुका ने अपनी खुद की भी एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था मुशी प्रोडक्शंस, और इसी कंपनी ने जापानीज एनिमेशन के शुरुआती स्ट्रक्चर को काफी डायरेक्शन दी थी। ओसामू टेजुका के कंट्रीब्यूशंस ने बहुत से न्यू शोज को क्रिएट किया जिनमें किम्बा द व्हाइट लॉयन, डोरोरो और इसके साथ और भी बहुत से न्यू शोज थे। इसके बाद आया 1970s का एरा, और ये वो एरा था जब जापानीज एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत से न्यू लेजेंड्स क्रिएट होने वाले थे। 1970s को हम जापानीज एनिमे में आए मेका एनिमेज लाइक जी फोर्स, बैटल ऑफ द प्लैनेट्स, द ग्रेट मैजिंगर और स्टार ब्लेजर जैसे एनिमे का स्टार्टिंग एरा भी बोल सकते हैं। 1979 के आते आते तक मोबाइल गंडम विंग एक बहुत ही पॉपुलर एनिमे सीरीज बन चुकी थी, जिसकी वजह से उसे 3 थिएट्रिकल रिलीज भी दी गई। एंड आफ्टर ऑल दीज मेजर इवेंट्स 1986 में वो हुआ जिसने जापानीज एनिमे इंडस्ट्री को पूरी तरह से वर्ल्ड वाइड पॉप कल्चर में और भी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। और ये मेजर चेंज तब आया जब अकीरा टोरियामा ने ड्रैगन बॉल को रिलीज किया था, और आगे जाके ड्रैगन बॉल जी और आज ड्रैगन बॉल सुपर तक पहुंच गया। 1988 तक ड्रैगन बॉल पूरी दुनिया के पॉप कल्चर को रूल कर रहा था, जिसके बाद 1995 में आया सेलर मून और उसके बाद 1999 में पोकेमॉन। और पोकेमॉन ने तो जैसे पूरे अमेरिकन और वर्ल्ड मार्केट में एक स्टॉर्म को क्रिएट कर दिया था जो कि आज तक चल रहा है। अब इन सब के बाद शुरू हो चुका था 2000s का एरा, जिसमें डेथ नोट, नारुतो और दूसरे बड़े एनिमे टाइटल्स ने वर्ल्ड ऑडियंस के बीच एनिमे को इतना पॉपुलर कर दिया जिसका रिजल्ट हम आज भी देख सकते हैं। यहाँ तक एनिमे के बर्थ एंड एवोल्यूशन के बारे में बात करने के बाद हो सकता है कि मैंने बहुत से एनिमे टाइटल्स को मिस कर दिया हो, बिकॉज मैंने वीडियो को छोटा रखने के लिए सिर्फ पॉपुलर एनिमे डेट्स और टाइटल्स को यूज किया है। और अब इस वीडियो में आगे आने वाले पॉइंट्स पे बात करने से पहले मैं जरा एक बार हिडन कैलिबर चैनल के कुछ सब्सक्राइबर्स को एड्रेस करने वाला हूँ। हिडन कैलिबर चैनल पे हमेशा 6 से 7 वीडियोस के अपलोड हो जाने के बाद चैनल के व्यूवर्स और सब्सक्राइबर से उनका एक फीडबैक लिया जाता है, जिसमें वो सभी व्यूवर्स चैनल के ऑनगोइंग कंटेंट से रिलेटेड अपने ओपिनियंस बताते हैं और किस तरह से कंटेंट को उनके हिसाब से और भी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है उससे रिलेटेड अपने सजेशंस देते हैं। और इसी तरह मैंने 13 मई 2020 को एक फीडबैक कम्युनिटी पोस्ट में चैनल के कंटेंट से रिलेटेड व्यूअर सजेशन लिए थे, जिनमें बहुत से ऑसम लोगों ने अपने अपने ऑसम सजेशंस शेयर किए थे। और इन सभी सजेशंस के लिए पहले तो आप सभी को थैंक यू सो मच कि आपने हिडन कैलिबर के कंटेंट के लिए अपना प्रेशियस टाइम निकाला। और अब इतने सारे फीडबैक्स में से मुझे जो सबसे
ज्यादा चैनल रेलेवेंट और हिडन कैलिबर के कंटेंट के हिसाब से अप्रोप्रिएट लगे हैं वो फीडबैक्स हैं ये, और इन्हीं फीडबैक से रिलेटेड चेंजेस को मैंने इसी वीडियो के फॉर्मेट से अपडेट में लाने की कोशिश की है। आई होप कि आज की इस वीडियो में आपको आपके सजेशन के हिसाब से कुछ चेंजेस देखने को मिले होंगे, और अगर आप इस वीडियो को इसके अपलोडिंग डे से आगे की किसी डेट पे देख रहे हैं देन आई एम श्योर कि आप इस वक्त तक हिडन कैलिबर चैनल पे हुए बहुत से कंटेंट क्वालिटी चेंजेस को देख रहे होंगे। और अब यहाँ तक चैनल व्यूअर्स के ऑसम सपोर्ट और इंटरेक्शंस के बारे में बात करने के बाद अब हम अपने इस वीडियो के टॉपिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बात की कि किस तरह से जापान में एनिमे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और वो आगे कैसे बढ़ा, और अब हम अपने पार्ट नंबर 2 में बात करेंगे कि जापानीज एनिमे जापान से निकलकर वर्ल्ड मार्केट तक कैसे पहुंचा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जापान में बन रहे एनिमे धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते जा रहे थे, लेकिन इस पॉपुलैरिटी में मेजर ग्रोथ तब आई जब लेट 1960s में ओसामू टेजुका उनका बनाया एनिमे एस्ट्रो बॉय अमेरिकन टेलीविजन पे पहली बार टेलीकास्ट हुआ। उस वक्त अमेरिकन टेलीविजन और वर्ल्ड एनिमेशन मार्केट में डिज्नी का लेवल बहुत ऊपर होता था, लेकिन जब अमेरिकन व्यूअर्स ने पहली बार एस्ट्रो बॉय को देखा तो उनके लिए वो कुछ अलग था, और इसी अलग से शो और उसके उस छोटे से रोबोट लड़के ने पूरे अमेरिकन एनिमेशन मार्केट को पलट कर रख दिया। और किसी भी इंडस्ट्री के ग्रो होने के लिए उसे जो चीज चाहिए होती है वो है कंज्यूमर्स जिनकी गिनती धीरे धीरे बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से एस्ट्रो बॉय के बाद जाइगेंटोर, किम्बा द व्हाइट लॉयन और स्पीड रेसर जैसे एनिमेस को अमेरिकन टेलीविजन पे टेलीकास्ट किया गया। और इसके बाद आया 1990s का एरा, जिसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एस्ट्रो बॉय और बाकी सभी स्टार्टिंग एनिमेज ने वर्ल्ड मार्केट को जापानीज एनिमे से इंट्रोड्यूस तो कराया, लेकिन 90s में आए ड्रैगन बॉल, पोकेमॉन, वन पीस और इन्हीं के जैसे दूसरे एनिमेज ने वर्ल्ड ऑडियंस और वेस्टर्न पॉप कल्चर को इतना अट्रैक्ट किया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ड्रैगन बॉल की फाइट सीन्स, पोकेमॉन के एडवेंचर्स और बाकी सभी 90s के एनिमेज ने बहुत बड़ी वर्ल्ड ऑडियंस को एक बड़े स्केल पे इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से जापानीज एनिमे की डिमांड पहले से भी और ज्यादा बढ़ गई। और आज हम लोग 2020 में हैं और हम देख सकते हैं कि एनिमे का क्रेज किस लेवल पे पहुंच चुका है। और रही बात वेस्टर्न मार्केट की, तो आज भी वहां एनिमे की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में देखा था कि मैंने वीडियो को एक स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में स्टार्ट किया था, और ये सिर्फ एक न्यू फॉर्मेट का ट्रायल था, जिसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको वीडियो के स्टार्टिंग में स्टोरी टेलिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि मुझे कभी कभी कुछ वीडियोस इसी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में भी बनानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से अपने अपने रिमार्क या ओपिनियन लिख सकते हैं। एंड सीरियसली प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आपको इसी तरह के स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स में वीडियोस चाहिए हैं या फिर नहीं। एंड नाउ लेट्स गेट बैक ऑन द वीडियो। सो अब वीडियो में यहाँ तक बात करने के बाद अगर आपको लगता है कि इस वीडियो के कुछ पार्ट्स में मैंने ऐसी कोई बात या फिर ऐसे किसी पॉइंट को मिस कर दिया है जिसके होने से इस वीडियो का कंटेंट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था, तो प्लीज आप उस पॉइंट और इस बारे में आप अपने खुद के ओपिनियंस को कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही अगर आपको इस वीडियो और हिडन कैलिबर नाम के इस यूट्यूब चैनल का कंटेंट सही में अच्छा लग रहा है देन आई मस्ट सजेस्ट कि आप हिडन कैलिबर चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। और अब इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।